Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your mentor educator Mrs. जोशिका शर्मा चौधरी और आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी दैट वाज द टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स यूनिट 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसने भी अभी तक जाके रक्षा अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए आपके खुद के प्ले स्टोर से। एंड वहां से जब डाउनलोड कर लोगे आप लॉगिन जब कर लेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है, प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज वहां पर आ चुकी है जिसमें आपको 160 टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें एफएलटीज भी हैं, सेक्शन वाइज भी है। तो जैसे भी जो भी आपकी तैयारी के लिए यूजफुल है, किसी को सेक्शन वाइज लगाने हैं तो गो एंड वहां से आप लगा सकते हो। किसी को एफएलटीज में अपने नंबर्स चेक करने हैं कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वहां से भी वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को प्रिलिम्स का कोर्स लेना हो तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। वहां पे ऑलरेडी काफी सारी 250 प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। मेंस की क्लासेस भी चल रही है। अगर आप पी प्लस मेंस का पूरा बैच लेते हो जिसमें प्री प्लस मेंस की क्लासेस होंगी एंड मेंस क्लासेस उसमें ऑलरेडी चल रही हैं, आपके जितना भी सिलेबस है उसको कवर कराया जा रहा है, तो अगर उस कोर्स को आप अवेल करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 7500। एंड अगर आपको वहां पर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज RA जोशिका, जिससे आपको डायरेक्टली 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर रहेगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी पूरी तैयारी MPPSC की हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया। हम स्टडी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और ये टॉपिक है MPPSC प्रीलिम्स का, जो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपका एक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप डाला है जिससे क्या होगा, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं दिस एक्ट के बारे में, फिर इसके जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने सारे यहाँ पर इंक्लूडेड करे हैं। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम किस नाम से और जानते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स में, ये काफी बार एग्जाम्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट PSCs में भी पूछा गया है कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरी की। तो किसने इंट्रोड्यूस की थी डायरी की? डायरी की किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। डायरी की जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये प्रोविंसेस में और कुछ स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को अलग अलग करा गया इस एक्ट के थ्रू। किस चीज को अलग अलग किया गया? बजट जो होता है उसमें प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग डिवाइड किया गया, सेपरेट किया गया। यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्कोप को एक्सपेंड किया। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोर वो किस किस के लिए लेकर आए? सिख के लेके आए, जो सिख कम्युनिटी होती है उनके लिए लेकर आए, क्रिश्चियंस के लेकर आए एंड एंग्लो इंडियंस के लिए भी लेकर आए। एंड दिस एक्ट ऑल्सो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है सेंटर पर, वहां पर इसने रिप्लेस कर दिया बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या बाई कैमरल सिस्टम है या यूनिकैमरल सिस्टम है? दिस आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर हाउस को यहाँ पे बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? नाउ कम टू द, हमने देख लिया एक माइंड मैप के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल एंगल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसका नाम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ था, 1918 में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिनका नाम था एडविन मॉन्टेगो। ठीक है, एंड वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब देखो समझ में आ रहा है, जो मॉन्टेगो है वो कौन थे? सेक्रेटरी। जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? वाइसरॉय। तो इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की एक जनरेट किया जिसको बोला गया मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
ठीक है, जिसको बाद में इनेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से। अब ये जो रिफॉर्म बनाया, देखिए 1919 में हो गया, बट ये केम इनटू फोर्स कब हुआ, 1921 में हुआ। इस एक्ट का जो एक सोलली जो पर्पस था, दैट टू इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, इंडियंस को इंश्योर करना था उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पर इस एक्ट में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स के बारे में सारे पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग उन्होंने एक रिफॉर्म जनरेट किया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर भी देख लेते हैं एंड प्रोविंशियल लेवल पर भी देख लेते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर अगर देखोगे, सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट वाज सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर हुए थे। तो यहाँ पर वो मैटर, वो ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे नेशनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशन वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर किसी एक प्रोविंस से ज्यादा, मतलब वन नहीं उससे ज्यादा जो प्रोविंस है उनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया, कौन गवर्न करेगा, सेंट्रल लेवल गवर्न करेगा। लाइक फॉरेन अफेयर्स, लाइक डिफेंस के बारे में, पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में, सिविल एंड क्रिमिनल लॉस, पब्लिक डेट, ये सारी चीजें हमने किस में रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रखी। सेंट्रल लेजिस्लेचर को यहाँ पर मोर पावरफुल एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। एग्जीक्यूटिव लेवल पर अगर देखोगे तो जो गवर्नर जनरल जो एक पोस्ट होगी, दैट क्या होगा, था चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वॉइसरॉय की, जिनका नाम क्या था इस टाइम पर, चेम्सफोर्ड। तो उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि कितने मेंबर्स से बनी होगी, 8 मेंबर्स से बनी होगी, जिसमें से जो 3 मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। क्लियर। वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर यहाँ तक। उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो कितने मेंबर्स की है, 8 मेंबर्स की है, जिसमें से 3 जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, इंडियंस। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय वाज कितने नंबर की आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर बताना 8 नंबर्स। या फिर क्वेश्चन आएगा कि आउट ऑफ 8 मेंबर्स हाउ मेनी of them are Indians in the executive council of the viceroy, the answer is 3। आपको पर ऑप्शन होंगे 3 4 5 6, the answer is 3। यहाँ पर गवर्नर जनरल है वो स्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं ग्रांट्स, बिल्स जो कि रिजेक्ट किसने कर दी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, और उसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, दैट आंसर शुड बी गिवन ऑन द कमेंट सेक्शन पे, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर, अब हमने देख लिया कि क्या सेंट्रल लेवल पर हमने कहाँ से स्टार्टिंग की, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग की, अब एग्जीक्यूटिव देख लिया। नाउ कम टू द लेजिस्लेचर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए सेंट्रल लेवल पर। बाई कैमरा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लोअर हाउस, जिसको क्या हुआ, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस को यहाँ पर बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पर जो लेजिस्लेटर है वहां पर कुछ न्यू रिफॉर्म्स हुए, वहां पर अब ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्रीज एंड एडजमेंट मोशंस को पास कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ द बजट एंड, बट द 75% ऑफ द बजट जो है वो नॉट वोटेबल नहीं है। लेजिस्लेचर जो है वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल, कोई भी उसका वर्चुअली कंट्रोल नहीं है, या फिर उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंपोजिशन क्या था, जब बाइकैमरल किया है तो लोअर हाउस में 145 मेंबर्स होंगे, जो तो या तो नॉमिनेटेड होंगे या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। इन लोअर हाउस का जो टेन्योर होगा, जो भी मेंबर्स होंगे वो होगा 3 years। एंड कंपोजिशन ऑफ अपर हाउस 60 मेंबर्स होंगे, टेन्योर होगा 5 years एंड उनमें सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे। इस 60 मेंबर्स में से 26 जो है नॉमिनेटेड होंगे और 34 इलेक्टेड होंगे। 34 जो इलेक्टेड है उसमें से 20 जनरल होंगे, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपियंस एंड 1 सिख। ऐसी सिमिलरली था लोअर हाउस में, 41 यहाँ पर इलेक्टेड है, 104 41 नॉमिनेटेड है, 104 इलेक्टेड है।
जिसमें से इलेक्टेड वालों में से 52 आपके जनरल हैं, 30 मुस्लिम, 2 सिख एंड 20 स्पेशल। नाउ कम टू द सेंट्रल लेवल में पावर ऑफ वॉइस रॉय। अब जो लेजिस्लेचर है उसको एड्रेस कौन करेगा, वॉइस रॉय करेगा। वॉइस रॉय कौन है इस टाइम पर, चिंग्सफोर्ड है। एंड ही कुड कॉल फॉर द मीटिंग्स, मीटिंग बुला सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं मीटिंग को, रिपील कर सकते हैं। टेन्योर कितना है, 3 इयर्स, या फिर वो एक्सटेंड हो सकता है वाइस रॉय की मेहरबानी के थ्रू, अगर उनको लगता है कि हाँ यार ये सही चल रहा है तो। सेंट्रल लेजिस्लेचर में यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय करेगी एक अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल है उनके पास। यहाँ पर उसके पास ऑथराइजेशन है कि वो लॉ बना सकती है ऑल ऑफ इंडिया के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कॉमन पीपल के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या ना हो। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या थे, अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि यहाँ पर उनको लेजिस्लेचर को एक परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी गवर्नर जनरल की, अगर उनको कोई बिल को प्रोड्यूस्ड करना है, इंट्रोड्यूस्ड करना है, या फिर अमेंडमेंट करना है किसी भी लॉ को, या फिर ऑर्डिनेंस को अमेंडमेंट करना है गवर्नर जनरल के द्वारा, जो फॉरेन रिलेशंस या फिर इंडियन स्टेट या आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग। इस लेजिस्लेचर में कुछ भी लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कुड नॉट चेंज और रिवर्स्ड एनी लॉ passed by the British Parliament in relation to India। लेजिस्लेचर के पास एक मतलब यहाँ पर आपने देखा ना, क्या देखना था हमको, रिस्ट्रिक्शंस। उनके पास इतना रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में फाइनली कोई लॉ को बना लिया तो वो उसको ना चेंज कर सकते हैं ना रिवर्स कर सकते हैं इन रिलेशन टू इंडिया। हमने देख लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कम टू द प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट। तो इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ local self-government, education, central administration, medical facilities, water supply, famine relief, law and order, agriculture and all। यहाँ पर जो एक important point आया provincial में, that was introduction of डायरेकी, introduction to डायरेकी। अब डायरेकी क्या है कि वो दो पार्टीज या फिर दो इंडिविजुअल्स के थ्रू रूल हो रहा होगा। डायरेकी का जो प्रॉपर मतलब होता है, तो डायरेकी कहाँ पर इंट्रोड्यूस की उन्होंने, एग्जीक्यूटिव, फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। डायरेक्टली यहाँ पे 8 प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट हो गई, जैसे कि असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यू या यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास एंड पंजाब, इन जगहों पर ये इंप्लीमेंट हो गई, जो कि 8 प्रोविंसेस थे। यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी गई अंडर सिस्टम ऑफ डायरेक्टली, एंड गवर्नर को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया प्रोविंस के, जैसे हमारी स्टेट में होते हैं। एंड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे डिवीजन किया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट का। रिजर्व में रखे गए यहाँ पर वो सब्जेक्ट रखे गए जो कि एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। लाइक सब्जेक्ट थे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट को रिजर्व में रखा गया। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो थे जो कि प्रोविंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको कहाँ रखा गया, रिजर्व में रखा गया। नाउ कम टू द, अभी यहाँ पर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट थे जो कि एडमिनिस्ट्रेट हो सकते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, जो वो नॉमिनेट हुए फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एक्साइज एंड ऑल। इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मशीनरी का फेलियर हो जाता है प्रोविंस में, तो गवर्नर कंट्रोल कर सकता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। नाउ अब प्रोविंशियल लेवल पर इंटरफेरेंस, रिस्ट्रिक्शन इन इंटरफेरेंस की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया की एंड गवर्नर जनरल को इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व में वो इंटरफेयर कर सकते हैं गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी, अगर वो वहां पर ट्रांसफर सब्जेक्ट में अगर इंटरफेयर करते हैं तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा। रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर, रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर जो 70% ऑफ मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड होंगे। कम्युनल एंड क्लास जो इलेक्टो सिस्टम था उसको कॉन्सोलिडेट किया गया। वुमेन्स को भी यहाँ पर अधिकार दिया गया राइट टू वोट का। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हो गया, प्रोविंशियल लेवल पर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनको रिजेक्ट कर सकते हैं वो बजट को, बट द गवर्नर उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं अगर उनको वो चीज जरूरी लगती है। तो लेजिस्लेचर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ चुकी थी जिसको वो खुशी खुशी इंजॉय कर रहे थे।
ना पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर वीटो बिल्स और इशू ऑर्डिनेंस की चीजों को वो कर सकते हैं, वीटो बिल्स एंड इशू ऑर्डिनेंस को भी इशू कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें देख ली हमने सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल पर। नाउ कम टू द, इतनी चीजें देख ली भैया, वो डायरेक्टली लेकर आया, बाई कैमरल लेकर आया, लेजिस्लेचर में उसने चेंज किया, सब्जेक्ट को उसने डिवाइड कर दिया, कम्युनल जो एक्सपेंड कर दिया, जो इलेक्ट्रोल्स थे। अब नाउ कम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट। ड्रॉबैक की अगर बात करें तो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट रही, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इस चीज को देखे प्रॉपर। कम्युनलिज्म को यहाँ पर स्प्रेड किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कम्युनल सिस्टम को लेकर आए, सेपरेट सिस्टम करा, तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने क्या करा, कम्युनलिज्म को यहाँ पर स्प्रेड किया है इंडिया में। एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोड को लिमिटेड कर दिया, कैसे कर दिया, इलेक्ट्रोड जो थे वो एक्सटेंड थे 1.5 मिलियन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेशन, बट जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 260 मिलियन, अब जितना भी डेटा जो भी एस्टिमेट करके बताया गया है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अब देखो सेंट्रल पे लेजिस्लेचर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वाइस रॉय और इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो चाहे वो मनमानी कर सकते हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं है फाइनेंस पे या फिर ओवर ब्यूरोक्रेट्स से, तो ये भी एक फ्रिक्शन जनरेट कर सकते हैं बिटवीन द टू। एंड गवर्नर एक एंजॉय कर रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, ही कुड टेक अ डिसीजन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल एंड मिनिस्टर के रिगार्डिंग। इम्प्रॉपर डिवीजन हुआ है सब्जेक्ट का, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेजिस्लेचर को यहाँ पर लिटिल पावर एंड नो कंट्रोल ओवर फाइनेंस के ऊपर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं दी गई, कंट्रोल का थोड़ा सा उन्हें लगा कि कम दिया गया। प्रोविंशियल में या फिर डिवीजन सब्जेक्ट किया गया तो दो पार्ट्स को इरेशनल और अनवर्केबल सब्जेक्ट का, इरिगेशन, फाइनेंस, प्रेस, जस्टिस, इसको किसको कर दिया, रिजर्व कर दिया। आउटकम क्या हुआ इस एक्ट का, देखो यार जब ये एक्ट हो गया 1919 में जब इसकी बात चल रही थी, पब्लिक का रिएक्शन क्या हुआ अगस्त 1918 में, इसके एक साल पहले, तो यहाँ पर एक कांग्रेस का सेशन हुआ स्पेशल बॉम्बे के अंदर, जो कि हसन इमाम की प्रेसिडेंसी के हुआ अंदर, उनके प्रेसिडेंसी कौन कर रहा था, हसन इमाम कर रहे थे। उन्होंने डिक्लेयर करा रिफॉर्म्स को टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी, और उन्होंने डिमांड की कि उनके लिए एक इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर आए। मॉन्टेगो जो रिफॉर्म्स है उनको अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग किसने, अनवर्दी, डिसअपॉइंटिंग और सनलेस डॉन किसने बोला, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, who termed Montego reforms as unworthy and disappointing a sunless dawn? The answer में आपके होगा बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी and none of these. Then the answer is बीजी तिलक। ठीक है, किसने बोला अनवर्दी, बाल गंगाधर तिलक ने बोला। एनी बेसेंट ने इस रिफॉर्म को बोला अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, ये किसने बोला है, एनी बेसेंट ने बोला है। वेटरनल कांग्रेस लीडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उन्होंने बोला इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्रपोजल। नेक्स्ट जो इसका एक आउटकम आया दैट वाज अ रॉलेट एक्ट आया, जो कि यहाँ पे अपील कर रहे थे इंडियंस को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रेडी विथ रिपरेशन। अभी यहाँ पे जब प्रिपरेशन की बात चल रही थी तो बहुत सारे टेररिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरी को हंटेड करा गया, हैंग किया गया, इम्प्रिजेंट किया गया, तो उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो भी सब चीजों के बिहाइंड में थे। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, इसमें कोई भी इसमें किसी भी सिंगल इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज्ड इट, उन्होंने फिर भी इस एक्ट को पास कर दिया, जबकि सारे वहां पर काउंसिल, जो भी सेंट्रल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी इंडियन मेंबर्स थे सबने इसको अपोज किया। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास इतनी पावर थी कि वो इम्प्रिजन कर सकता है किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो कि एक सिविल लिबर्टीज का एक फाउंडेशन था ब्रिटेन के अंदर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, जिसमें ये एक रिट है,
एंड रिट जो इशू होता है पर्सन को जिसको डिटेन किया गया है प्रिजन या फिर प्राइवेट कस्टडी में बिफोर अ कोर्ट और टू रिलीज हिम इफ सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल, अगर वो डिटेंशन जो है इलीगल आ जाते हैं तो ये इसका आउटकम होगा। नाउ द क्वेश्चंस आपके लिए किस तरीके से आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या बोलते हैं, मॉर्लेमेंटो भी होगा आंसर में, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड भी होगा, और या फिर दूसरे भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको आंसर लगाना है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। किस एक्ट के थ्रू डायरी की आई, देन द आंसर इज सेम। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को किसमें स्पेंड किया गया, देन द आंसर इज सेम। बाइकैमरल कौन लाया, इससे आंसर इज द सेम। एंड नेक्स्ट आएगा सेक्रेटरी एंड वाइसरॉय के रिगार्डिंग, आपके लिए ऑप्शंस होंगे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड वगैरह, तो आपको वहां पर लगाना है। नेक्स्ट आएगा जो मैं आपको बताया था 8 में से 3 जो इंडियंस हैं वो हमारे इंडियंस होंगे। नेक्स्ट किस एक्ट के अंदर ट्रांसफर किया, सब्जेक्ट को ट्रांसफर किए गए, वो भी इसी एक्ट के अंदर आया है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी प्रिलिम्स के लिए, तो आप इस तरीके से देख लेना। प्रोविंशियल्स में किस एक्ट के अंदर वुमेन्स को राइट टू वोट दिया गया, देन द आंसर इज द सेम। सो आई थिंक यू ऑल एंजॉय दिस एंड भी आप ध्यान रखना कि जो भी मैंने यहाँ पे जो टर्म लिखी है जो पॉइंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसने कौन से एक्ट को किसने ये चीज बोली, तो बीजी तिलक ने क्या बोली थी, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन, किसको बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोला गया है बाय बाल गंगाधर तिलक जी। तो यहाँ पर सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट हो देन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज एंड keep practicing revising and do lot of questions। ये जो क्वेश्चंस करना जो होता है ये एक मंत्र होता है जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी अच्छे से चलती जाती है और आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ाई प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करनी है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड डू योर बेस्ट यार, और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए एंड मतलब एकदम हार्ड वर्क करते चलिए एंड बिल्कुल भी हारना नहीं है, चलते जाना है, मंजिल बहुत जल्द हमको मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।